हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों में तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, दैनिक जागरण की राष्ट्रीय संस्करण का जो संपादकीय होता है उसके बारे में यहाँ पर विचार विमर्श करते हैं और चीज़ों को सही तरीके से बताते हैं। तो कल का दिन मेरे लिए क्या पूरे भारत, पूरे हॉलीवुड बॉलीवुड के लिए, जितने भी वर्ल्ड लेवल के जो कलाकार हैं उनके लिए बहुत ही दुखी था, क्योंकि दोस्तों हमारे देश के महान कलाकार इरफान खान जी का कल स्वर्गवास हो गया। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। एक ऐसा कलाकार जो अपनी आँखों से, जो अपनी निगाहों से अदाकारी करते थे। उनकी तमाम तरह की मूवीज़ हैं, फिल्में हैं, जिनके माध्यम से आपने श्रद्धांजलि दे सकते हैं, उनके महत्व को समझ सकते हैं। पान सिंह तोमर देखिए, मैं उनके बारे में इसलिए दोस्तों चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि वो व्यक्ति एक मिसाल है। ठीक है, चाहे कोई हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, किसी भी धर्म का रहा हो दोस्तों, रोया ज़रूर होगा। कुछ बेवकूफ़ी रहे होंगे जो धर्म के आधार पर राजनीति किए होंगे, नहीं तो दोस्तों पूरा देश नहीं, पूरा विश्व रोया कल। तो चलते हैं अब आगे। यहाँ पे देखिए लिखा, क्रोध का सबसे बड़ा इलाज है विलंब। ठीक है, वेट, क्रोध का सबसे बड़ा इलाज है विलंब। यदि आपको क्रोध आता है, गुस्सा आता है, तो आप क्या करें, कोई भी डिसीजन इंस्टेंट मत लीजिए। यदि आप इंस्टेंट डिसीजन ले रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट बहुत ही बुरा होगा। हो सकता है कि आपके परिवार, आपके मित्र ही उस समस्या से आहत हों, उसके बाद आपको धीरे धीरे आपसे लोग किनारा कर लें, छोड़ दें आपकी मित्रता, आपके संबंध को। तो इसीलिए दोस्तों, जब आपको क्रोध आए तो विलंब किया करिए, चीज़ों को समझने की कोशिश किया करिए। इंस्टेंट कोई तुरंत डिसीजन मत लिया करिए। ठीक, अब चलते हैं आगे। लिखा है, कृपा से मिली सत्ता की कीमत। तो महाराष्ट्र में जो इस समय है ठाकरे सरकार जो चल रही है, उसके बारे में यहाँ पर कुछ डिस्कशन किया जाएगा, चीज़ों को एनालिसिस किया जाएगा। और यदि इस टॉपिक से रिलेटेड जब आप बैठें, कहीं भी किसी प्रकार से विचार विमर्श हो, तो अपनी बातें ज़रूर रखें और उन प्राथमिकताओं को ज़रूर पहले रखें जिन प्राथमिकताओं पर आज मीडिया बात करने से बचती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। मुझे देश के उन स्वनामधन्य बुद्धिजीवियों, पत्रकारों और महान अफसरों की तलाश है जो एक भारत विरोधी संपादक के घर, एक राज्य की पुलिस के जाने को मीडिया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जनतंत्र पर खतरा बता रहे थे। महाराष्ट्र के पालघर में दो साधुओं को पुलिस की मौजूदगी में पीट पीट कर हत्या उनके लिए सामान्य बात है। इस घटना पर उनका रवैया ऐसा है जैसे जो हुआ ठीक हुआ। आपको एक चीज़ बता दें, बुलंदशहर में एक घटना हुई है 2-3 दिन पहले। दो साधुओं को किस निर्मम तरीके से एक नशेड़ी व्यक्ति के द्वारा धारदार हथियार और डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। और ऐसे में तमाम राज्यों को, मैं महाराष्ट्र सरकार को भी कहना चाहता हूँ, अब देखिए राजनीति क्या हो रही है कि लोग कह रहे हैं कि योगी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। मतलब जहाँ पर एक नशेड़ी व्यक्ति इस तरह के कृत्य कर रहा है, उसके बाद उसे पकड़ा भी जाता है, उसके ऊपर कार्रवाइयाँ भी होंगी, पर महाराष्ट्र सरकार इस तरह के कार्य करने से भी मौन है और कहीं ना कहीं पक्षपात कर रही है। उसके लिए अगर साधु भी मर जाए तो कोई मतलब नहीं है। और अब क्या घेर रही है, अब योगी सरकार, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनको कटघरे में घेरने की कोशिश की जा रही है। आतंकियों को बचाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा आधी रात को खुलवाने वाले बुद्धिजीवी, और बुद्धिजीवी मत कहा करिए सर उनको, मंद बुद्धि, दे आर रिलेटेड टू एब्सेंट माइंडेड, यू हैव टू से। और कांग्रेस वकील कान में तेल डालकर सोते रहें। आपको पता है हमारे देश में जब अफजल गुरु जैसे लोगों को फांसी दी जा रही थी, तो हमारे ही देश के उन लोगों जिन्हें हम बुद्धिजीवी वर्ग कहते हैं, पर मैं मंद बुद्धि कहता हूँ उन्हें, वो लोग आधी रात को सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके घर पहुँच गए और उनका दरवाज़ा खटखटाने लगे कि ये फांसी रोक दी जाए, ये फांसी रोक दी जाए। अगर अफजल गुरु संसद भवन के अंदर अगर पहुंच जाता है ना, पूरी तरह से उसमें एक्सप्लोजिव पदार्थ थे, संसद में बैठे तमाम तरह के नेता, फलाने ढिकाने सब खत्म हो जाते हैं। और ऐसे हानिकारक तत्वों को ये लोग कह रहे हैं कि बचा लीजिए। उद्धव ने साधुओं की हत्या के मामले में मजबूरी में कार्रवाई की, उनकी खींच निकली। बुलंदशहर में दो साधुओं की हत्या पर उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फ़ोन किया, क्योंकि योगी ने पालघर की घटना पर उनसे बात की थी। एक बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री
सामान्य ज्ञान की बात समझने में असमर्थ रहा कि रंजिश में हत्या और पुलिस की निगरानी में कई सौ लोगों द्वारा 2 साधुओं और उनके ड्राइवर की हत्या में क्या फ़र्क है। आप एक चीज़ देखिए, एक जगह एक्सीडेंट होता है, एक जगह सोची समझी प्री डिसाइडेड कंस्पिरेसी के तहत 3 लोगों की हत्या की जाती है। वहाँ पर इनमें बहुत फ़र्क है। वहाँ पर उनके पुलिस वाले मौजूद रहते हैं। किस तरह से आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, उन साधुओं को आगे धक्का दिया जाता है और उसके बाद निर्मम तरीके से जिस तरह से हत्याएं की जाती हैं उन तीनों की, वो आपको विचलित और दुखी कर देंगी। और ये घटना और उस घटना में ज़मीन आसमान का अंतर है। आप उस चीज़ों की पुनरावृत्ति एनालिसिस कर सकते हैं। पर देखिए किस तरह से राजनीति देखिए चल रही है। जनतंत्र के किसी पहरुए ने अभी तक पालघर की घटना को मॉब लिंचिंग नहीं बताया और न ही असहिष्णुता का ढोल पीटा। इस मॉब लिंचिंग पर तीखे सवाल पूछने वाले अर्नब गोस्वामी से मुंबई पुलिस ने 12 घंटे पूछताछ अवश्य की। अर्नब के खिलाफ कांग्रेसियों की देशव्यापी आर्तनाद तो सुनाई दिया, पर साधुओं की हत्या पर सन्नाटा रहा। सोचिए, इस घटना को जब एक जर्नलिस्ट के द्वारा बताया जाता है, इस घटना के ऊपर तमाम तरह की बातें रखी जाती हैं, तो उसके बाद मुंबई पुलिस उसके घर पर पहुंच जाती है अर्नब के। उसके बाद उससे तमाम तरह की पूछताछ की जाती है और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के इशारे पे ही हो रहा था। ठीक है, अरे कांग्रेस 70 साल तक भैया शासन की है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि नहीं उसके आला अफसर आज भी उसकी बातें ना मानते हों। ये जो चीज़ें चल रही हैं, अरे क्यों नहीं होगा भैया। बाल ठाकरे और कांग्रेस के सहयोग से इस संगठन सहमत से तो ही सरकार बनी है। अर्नब से पुलिसिया पूछताछ पर यह भी कहा जा रहा है कि पुलिस कहा भाई पुलिस है, किसी से भी पूछताछ कर सकती है। बात तो ठीक है, लेकिन 2 तथ्यों पर गौर करना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को हिदायत दी थी कि 3 हफ्ते तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। 12 घंटे थाने में बैठाकर रखना उत्पीड़न नहीं है। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की किस तरह से अवमानना किया जा रहा राज्य सरकारों के द्वारा, क्या सोचने वाली विषय नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 हफ्ते तक किसी प्रकार का इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकता, क्योंकि ये द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जिस तरह से समाज को जागरूक कर रहे हैं, चैनल के माध्यम से सारी चीज़ों की जानकारी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ऐसे में हमारा ही नुकसान होगा। यह कहने वाले याद रखें कि किसी दिन यही बयान उनके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है। दूसरा, अर्नब शिकायत करता है उन पर हमला हुआ था। उन पर हमला करने वाले कांग्रेसी 2 दिन में जमानत पर छूट गए, क्योंकि मुंबई पुलिस ने उनकी जमानत का विरोध नहीं किया। सोचिए, जिन लोगों ने अर्नब गोस्वामी के ऊपर अटैक किया था उनको छोड़ दिया गया और मुंबई पुलिस नहीं छोड़ा। करती भी कैसे, हमलावर सोनिया जी की कार्यकर्ता थे और उद्धव ठाकरे की सरकार उन्हीं की कृपा से चल रही है। सत्ता कृपा से मिली हो तो उसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। नेताओं की याददाश्त अक्सर कमज़ोर होती है, सो उद्धव ठाकरे की भी है। वह भूल गए कि उनके दिवंगत पिता बाला साहब ठाकरे का सोनिया के बारे में क्या विचार था, पर बाला साहब की राजनीति सोनिया की कृपा की मोहताज नहीं थी। अर्नब के खिलाफ जो 150-200 FIR दर्ज हुई है, वे इसलिए दर्ज हुई है कि सोनिया जी का नाम लेने की हिम्मत की। जो सोनिया जी का नाम लेगा उसकी हिम्मत तोड़ना और सबक सिखाना ज़रूरी है। वास्तव में दरबारी कांग्रेसियों की आंखें सोनिया जी की विराटता देखने को इतनी आदी हो चुकी कि उन्हें सूक्ष्म दिखता ही नहीं। उन्हें सोनिया के जन्म के देश और शादी से पूर्व का नाम लेना नाकाबिले बर्दाश्त लगता है। अर्नब ने यह किया जो पहले किसी ने नहीं किया। उन्होंने इस तिलिस्म को तोड़ दिया कि परिवार के बारे में कोई कुछ व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर सकता। आप इस देश के प्रधानमंत्री को गाली दीजिए, संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बारे में कुछ भी बोलिए, वह सब संविधान से मिली बाड़ी स्वतंत्रता के दायरे में आता है। आप चाहें तो इस देश के खिलाफ भी बोल सकते हैं, इससे आपका मौलिक अधिकार माना जाएगा जिसे कोई नहीं छीन सकता। पर कांग्रेस की नज़र में भारतीय संविधान का एक अलिखित अनुच्छेद है जो लिखे हुए संविधान से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और वह यह कि परिवार संवैधानिक व्यवस्थाओं और कानून से ऊपर है। एक चीज़ आप कभी बैठिएगा, विचार करिएगा, आपको एक चीज़ की वास्तविकता नज़र आएगी कि ये जो कानून है, ठीक है, तमाम तरह के धाराएँ हैं भारतीय संहिता में, और जो भारतीय संविधान है, आखिर इन दोनों पुस्तकों के साथ बड़े बड़े जो नेता हैं,
ठीक है, बड़े बड़े जो आला अफसर हैं ये खिलवाड़ किस तरह से करते हैं आप देख सकते हैं। ये जितनी संविधान की बातें हैं, जो कानून है, ये बस आम इंसान पे, भारतीयों पर ही वो लगाकर उसका उत्पीड़न किया जाएगा। इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। देख सकते हैं जिन लोगों को सुरक्षा और जिम्मेदारी दी गई है कि आप इस किताब के माध्यम से देश को संचालित करेंगे, वही इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं। जब अपने पे बात आती है तो इनके खुद के विचार जो है कि कानून बन जाते हैं। इनकी जो खुद की सोच होती है वो संविधान की बातें बन जाती हैं और ये किताबें पूरी तरह से निष्क्रिय पाई जाती हैं। ऐसे देश में हम हैं, ये है हमारा हश्र। आज जिस तरह की पत्रकारिता, खासकर टीवी पत्रकारिता हो रही है, उसमें कोई यह दावा नहीं कर सकता कि उसकी कमीज़ दूसरे से ज़्यादा सफ़ेद है। कोई लुटियन मीडिया की बात करता है तो कोई गोदी मीडिया की। अपना अपना एजेंडा चलाने का समय चला गया, अब अपना अपना एजेंडा बेचने का समय है। पत्रकारिता का प्रमाण पत्र बांधने का धंधा तेज़ी पर है। क्षण भर में घोषणा हो जाती है कि फलों का तो मैं पत्रकार मानता नहीं, फला को मैं पत्रकार नहीं मानता। समर्थन विरोध की एक मुहिम चल पड़ती है। मुहिम चलाने वाले कभी अपने गिरेबा में नहीं झांकते हैं। फल के ठेले पर भगवा झंडा लगाने वाले दलित के खिलाफ तो आप मुकदमा दायर कर सकते हैं, लेकिन मीडिया की इन दुकानों का क्या। कांग्रेस में नेहरू के बाद की पीढ़ियों में एक बदलाव आया है। नेहरू को अपनी नीतियों की आलोचना बर्दाश्त नहीं थी। इसे रोकने के लिए 1951 में संविधान में पहला संविधान संशोधन हुआ। बदलाव यह आया कि परिवार को छोड़कर पार्टी की नीतियों और उसके बाकी नेताओं की आलोचना से अब कोई एतराज़ नहीं है। ऐसा करने वाले पत्रकारों को पद्मश्री ही नहीं और भी बहुत कुछ मिल सकता है। इससे दो काम होते हैं, एक परिवार के स्वामित्व उसका रक्षा कवच बने रहना, और दूसरा निष्पक्ष पत्रकार होने का उनका दावा बना रहता है कि देखिए हमने तो कांग्रेस सरकार की भी आलोचना की थी। उसके बाद कोई परिवार की आलोचना करे तो यह हरावल दस्ता उस पर टूट पड़ता है। उसे संघी बताया जाएगा, उससे बात न बने तो भक्त और गोदी मीडिया वाला बता दो, और उससे भी बता ना बने तो घोषित कर दी जाए कि वह पत्रकार ही नहीं। उसके बाद कांग्रेसी सरकारें और नेता उस पर टूट पड़े। यदि आप कभी फेसबुक या यूट्यूब पर देखें तो कुछ ऐसे भी चैनल हैं जो बार बार मोदी को मिला झटका, मोदी को फ़ोन किया और गाली दिया, अमित शाह को चप्पल से मारा, मतलब ऐसे ऐसे थंबनेल का इस्तेमाल किया जाता है कि आप सोच नहीं सकते। तो क्या ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यहाँ आप देखेंगे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वहाँ देखेंगे जहाँ अर्नब गोस्वामी ने बस इतना ही कह दिया था कि सोनिया गांधी आप मुझे गिरा नहीं सकती, आप मुझे डरा नहीं सकती। सोचिए, एक तरफ संवैधानिक पदों पर बैठे हुए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री को गाली दिया जाता है और किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया जाता है। एक तरफ मात्र नाम लेने से जमानत जब्त हो जा रही है। उसके बाद है जो वर्ग अर्नब के खिलाफ उद्धव ठाकरे सरकार की पुलिसिया कार्रवाई से खुश हो रहा, वह विरोधी विचारधारा वाली सत्ता का मार्ग सुगम कर रहा। एक नज़ीर पेश कर रहा हूँ। इस वर्ग में अभी तो पुलिस के घर पहुंचने पर ही हाहाकार है। जब थाने बुलाया जाएगा तो 12 घंटे की ही पूछताछ होगी। यह जरूरी तो नहीं। यह वर्ग अर्नब से हिसाब किताब बराबर करने या उन्हें गिराने के चक्कर में पूरी मीडिया जगत के लिए खतरे के घर दरवाजे पर ले आया है। जी हाँ दोस्तों, तो जब आप किसी से बात करें और ख़ासकर बात करें जो पाल घर में मॉब लिंचिंग हुई है, जो साधुओं की भीड़ के द्वारा पीट कर हत्या कर दी गई है, उसके बाद ये राजनीति यहीं ख़त्म नहीं होती है। किस तरह से उद्धव ठाकरे हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी से बात करते हैं फ़ोन पे और इस घटना की जायज़ा लेते हैं, तो इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंट है। ठीक है, उसके बाद अर्नब को जिस तरह से वहाँ पे डिटेन किया गया, सुप्रीम कोर्ट की बातों को अवहेलना किया गया, इससे आप जान सकते हैं कि कहाँ पे कितनी वास्तविकता है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।